नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर शिशु देखभाल से संबंधित है। हाल ही में नवजात छोटे बच्चों और देखभालकर्ताओं के अनुकूल पड़ोस के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स द्वारा बर्नार्ड वैन लीर फाउंडेशन के साथ साझेदारी में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शहर के अधिकारियों और युवा पेशेवरों को भारत में शहरों के भीतर छोटे बच्चों और परिवार के अनुकूल पड़ोस विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए मॉड्यूल सहित सुसंरक्षित प्रमाणीकृत पाठ्यक्रम के माध्यम से ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। आइए अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में जानते हैं। इसे वर्ष 1976 में भारत में शहरी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एक अग्रणी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। ये संस्था अपनी सभी पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने प्रयासों को संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये प्लेटफॉर्म शहरी हितधारकों के लिए आवश्यक प्रमुख कौशल और ज्ञान को डिजिटल रूप से समेकित करने का एक साधन है। अगली खबर अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी के संबंध में है। 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी ये एक नई समय सीमा संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर 9/11 आतंकवादी हमलों की 20वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। हालांकि पिछले वर्ष फरवरी में हस्ताक्षरित समझौते में सहमति व्यक्त की गई थी कि यदि तालिबान ने अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन किया तो अमेरिका और इसके नाटो सहयोगी 14 महीने यानी मई तक अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों की वापसी सुनिश्चित कर लेंगे। आइए अब अमेरिकी सैनिकों की वापसी के प्रभाव जानते हैं। इससे अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को गति मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले तालिबान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी विदेशी सेनाएं अफगानिस्तान से वापसी नहीं कर लेती तब तक वो अफगानिस्तान के भविष्य के लिए किसी भी शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेगा। आपको बता दें कि इस महीने के अंत में तुर्की में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का निष्कर्ष है कि सैनिकों की वापसी वर्ष 2001 के बाद से अफगानिस्तान में प्राप्त किए गए कुछ सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय लाभ के समक्ष खतरा उत्पन्न करेगी। अफगानिस्तान सत्ता में तालिबान की मुख्य भूमिका से अफगानिस्तान में भारत के आर्थिक हित असुरक्षित हो जाएंगे। ये भारत के लिए सुरक्षा संबंधी एक बड़ा खतरा भी होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ जाएगी। गैर कानूनी मादक पदार्थों की तस्करी से क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के समक्ष खतरा होगा, क्योंकि अफगानिस्तान गोल्ड क्रिसेंट का हिस्सा है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अफगानिस्तान के अलावा गोल्ड क्रिसेंट में और कौन कौन से देश शामिल हैं। अगली खबर भारत और यूरोपीय संघ से संबंधित है। भारत और यूरोपीय संघ औपचारिक रूप से मई महीने में मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को दोबारा आरंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जून 2007 में ही मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता आरंभ हुई थी, लेकिन दोनों के बीच मई 2013 से ही एफटीए पर वार्ता रुकी हुई है। एफटीए के संबंध में दोनों पक्षों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे और दोनों की मांगे क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। यूरोपीय संघ की मांगे ये हैं कि ऑटोमोबाइल प्रशुल्क में महत्वपूर्ण कटौती हो, मदिरा, स्पिरिट आदि पर कर में कटौती हो, एक सुदृढ़ बौद्धिक संपदा प्रणाली, भारत के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों में छूट आदि। वहीं भारत की मांग ये है कि डेटा सिक्योर का दर्जा भारत के आईटी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और कुशल श्रमिकों की अस्थायी आवाजाही के लिए मानदंडों में छूट होनी चाहिए। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी और व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं से संबद्ध मानकों आदि में भी छूट होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने 31 मार्च 2017 तक यूरोपीय संघ के सदस्य देशों सहित सभी व्यापार भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों यानी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज (BITs) को समाप्त कर दिया था। ऐसे में यूरोपीय संघ भारत के साथ एक पृथक निवेश सुरक्षा समझौता चाहता है। इन दोनों के बीच यदि एफटीए होता है तो उसका काफी महत्व होगा। जैसे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में दोनों पक्षों के बीच 80 बिलियन पाउंड मूल्य का वस्तु व्यापार अथवा कुल भारतीय व्यापार का 11.1% संपन्न हुआ था। ये भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार के लगभग बराबर और चीन के साथ व्यापार के 10.7% से अधिक है।
कोविड-19 के बाद उभरती हुई नई विश्व व्यवस्था की वजह से यूरोपीय संघ चीन पर अत्यधिक निर्भर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अलग एक विशिष्ट व्यवस्था की खोज में है। ऐसे में भारत इसके सबसे स्वाभाविक सहयोगी के रूप में उभर सकता है। अगली खबर खाद्य उत्पादन और विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने खाद्य उत्पादन में जूनोसिस के जोखिम को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश खाद्य उत्पादन और विपणन श्रृंखलाओं में मनुष्यों में जूनोटिक रोगजनकों के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए WHO, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किए गए हैं। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में संचारित होता है। जूनोटिक रोगजनक जीवाणु, विषाणु या परजीवी आधारित हो सकते हैं। ये दिशा निर्देश इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि इस बात का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है कि ऐसे भोजन को ग्रहण करने से कोविड-19 महामारी का प्रसार हुआ है। हालांकि इसने सरकारों से कई उपाय करने का आग्रह किया है, जैसे स्तनधारी वन्य जंतुओं को जीवित पकड़ने या उनके व्यापार को प्रतिबंधित करें और उनका विक्रय करने वाले खाद्य बाजारों को बंद करें, साफ सफाई और स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए विनियमों को सुदृढ़ करें। ये दिशा निर्देश वन हेल्थ की अवधारणा के अनुरूप है। वन हेल्थ शब्द का प्रयोग पहली बार 2003-4 में किया गया था। इस अवधारणा के मुताबिक मनुष्य का स्वास्थ्य पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा है और ये खाद्य सुरक्षा तथा जूनोसिस एवं एंटीबायोटिक प्रतिरोध को नियंत्रित करने के लिए प्रासंगिक है। ये वर्ष 2003 की शुरुआत में गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी सार्स और बाद में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के उद्भव से संबद्ध थी। 14 अप्रैल को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष मनाया गया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और गुजरात में चेटी चंड, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, मणिपुर में सजीबू चेराओबा, पंजाब में बैसाखी, असम में बोहाग बिहू, जम्मू और कश्मीर में नवरेह, पश्चिम बंगाल में पोइला बोईशाख, केरल में विशु और तमिलनाडु में पुथंडू। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। रायसीना डायलॉग का छठा संस्करण। भारतीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल रूप में रायसीना संवाद के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन वर्ष 2016 से लगातार किया जा रहा है। इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 संस्करण का विषय था वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये विश्व के समक्ष व्यापक विदेश नीति और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक रणनीति और नीति निर्माता समुदायों के बीच से अग्रणी विशेषज्ञों को निमंत्रित करता है। स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के मुताबिक भारतीय बैंकों में प्रणालीगत जोखिम उच्च बना हुआ है। यह प्रणालीगत जोखिम का मतलब है केवल एक या कुछ भागों की विफलता की बजाय संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के विघटन के जोखिम से। इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो कोविड-19 की दूसरी लहर, संदिग्ध ऋणों का उच्च अनुपात। S&P का अनुमान है कि बैंकों के सकल ऋणों का 11 से 12% हिस्सा संदिग्ध ऋणों का है। वहीं सेवा क्षेत्र जैसे एयरलाइंस, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, रिटेल सेक्टर ने कोविड-19 संबंधी रोकथाम उपायों के कारण राजस्व और लाभ में व्यापक हानि का सामना किया है। ई-सेंटा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने आभासी प्रारूप में ई-सेंटा यानी जलीय कृषि में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर नाक्सा से जुड़े कृषकों के व्यापार में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक समाधान यानी ई-सेंटा का उद्घाटन किया। ई-सेंटा एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है जो जलीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये जलीय कृषि से जुड़े किसानों के लिए आय, जीवन शैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता के स्तर और बाजार पहुंच की क्षमता में वृद्धि करेगा। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA की एक विस्तारित शाखा है। लूनी नदी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित एक संयुक्त समिति की रिपोर्ट में पाया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित कपड़ा इकाइयां भूजल और पास में ही प्रवाहित होने वाली लूनी नदी को प्रदूषित कर रही है। लूनी एक मौसमी और मरुस्थलीय नदी है। ये पश्चिमोत्तर भारत में बहती है। ये नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की पश्चिमी ढलानों से निकलती है। जोवाई, सुकरी और जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी किसी बड़े जल निकाय में समाहित होने की बजाय गुजरात के कच्छ के रण नामक दलदली क्षेत्र के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बारीन में विलीन हो जाती है।
इंडियन राइनो विजन 2020। हाल ही में इंडियन राइनो विजन 2020 के तत्वावधान में एक सींग वाले 2 वयस्क गैंडों को पाबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से मानस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। ये असम वन विभाग, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया और इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2005 में गठित राइनो टास्क फोर्स द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका लक्ष्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी को 3000 करने का लक्ष्य प्राप्त करना है और विभिन्न उद्यानों में इनकी आबादी का विस्तार कर शिकारियों से गैंडों की आबादी के लिए जोखिम को कम करना है। भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए रूस के स्पुतनिक 5 को स्वीकृति दी गई। ये एक एडेनोवायरल वेक्टर आधारित टीका है। वेक्टर वाहक होते हैं जो एक वायरस से आनुवंशिक पदार्थ को एक कोशिका में पहुंचा सकते हैं। ये वैक्सीन एक हेटेरोलॉगस रिकॉम्बिनेंट एडेनोवायरस दृष्टिकोण पर आधारित है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड की तरह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने के लिए एक कमजोर वायरस का उपयोग करता है। एडेनोवायरस मुक्त द्विरेशीय डीएनए यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। इन्हें पहली बार वर्ष 1953 में मानव एडेनॉइड उत्तक में खोजा गया था। उन्हें स्तनधारी प्राप्तकर्ता को लक्षित एंटीजन पहुंचाने के लिए उत्कृष्ट वेक्टर माना जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें, मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।